नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी आपको कंटेंट मिलने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये आप वीडियो देख रहे हैं HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आप लोगों के लिए सीरीज चल रही है, तो आप लोग उसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसका 24वां लेक्चर है। तो इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी वीडियो देखना है और अपना नोट साथ में बनाते चलना है। PDF 10 लेक्चर तक के प्रोवाइड करवा दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ से आप इसको आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम डेट 24 और 25 अप्रैल को है। अब देखना है कि हो पाता है या नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी। तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी करिए। अब देखिए, क्वेश्चन है कि मिस्टर रेड्डी इज रनिंग फॉर द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज of Mr. Reddy make him an ineligible candidate to the contest election for the post of the Vice President of India। तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट के लड़ने के लिए इंडिया में कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले वो 35 ईयर्स के एज के होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है। और देखिए, वो कोई भी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए और वो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट के लिए इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए और इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए उनके पास। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है एक करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिस्टर रेड्डी इज द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ द गुंटूर विच इज एन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये जो है इसके खिलाफ है वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, यानी कि वो कोई भी प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट है वो हमारे संविधान में, यानी कि भारतीय संविधान में कहाँ पर इसका मेंशन है, तो आर्टिकल 63 में जाएंगे तो यहाँ पर मेंशन है कि इंडिया के पास एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि आर्टिकल 63 में इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन है कि हु रोट द मेडिवल एरा एपिक पोएम पद्मावत। तो देखिए, पद्मावत को लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। इस तरह से आप इसका पिक्चर देख सकते हैं। और देखिए, पद्मावत एपिक पोएम है जो कि 1540 ईस्वी में 1540 में लिखा गया था सूफी पोएट मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। तो ध्यान रखना है। और देखिए, इस रिगार्डिंग एक पद्मावत मूवी भी बन चुकी है। तो पद्मावत मूवी से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसको डायरेक्ट किसने किया था, तो संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में ये मूवी बनी थी और उसमें लीड रोल में थे दीपिका पादुकोण, रणबीर सिंह, शाहिद कपूर। इस तरह से तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये आपको संजय लीला भंसाली के द्वारा ये फिल्म आई गई थी। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी था, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अर्न द टाइटल ऑफ द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो देखिए, मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत का निर्माता किस भारतीय गवर्नर जनरल को यहाँ पर बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था 1848 से लेके 1856 तक। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। और इन्हीं के समय में तो आपको ध्यान होगा कि 1853 ईस्वी में पहली रेल चली थी, तो इन्हीं के कार्यकाल में चली थी। उसके बाद इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत भी अपनाई थी और इसके द्वारा सबसे पहले 1848 ईस्वी में ही सतारा को हड़प लिया गया था और टेलीग्राफ लाइन भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ। तो इस तरह से आप इनके बारे में जाकर कुछ पढ़ भी सकते हैं। देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट द गोबी डिजर्ट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कि करेक्ट पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट। यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है गोबी डेजर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिड रीजन इन एशिया। बिल्कुल सही है, एरिड रीजन है एशिया में। उसके बाद मोस्ट ऑफ द गोबीज रेन इज ब्लॉक्ड बाय द हिमालय। बिल्कुल सही है। गोबी इज ए कोल्ड डेजर्ट, ये भी बिल्कुल सही है, कोल्ड डेजर्ट है। और देखिए, इट नेवर रेन्स इन द गोबी डेजर्ट, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वहाँ पर रेन होती है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गोबी डेजर्ट का लोकेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, गोबी डेजर्ट ये आपको मंगोलिया और चाइना के बीच में देखने को मिल रहा है। तो गोबी डेजर्ट इज ए वास्ट एरिड रीजन इन द नॉर्दर्न चाइना एंड द सदर्न मंगोलिया। देखिए, नॉर्दर्न चाइना है और सदर्न मंगोलिया है। इट्स नोन इट्स ड्यून्स, माउंटेन्स एंड द रेयर एनिमल्स सच एज द स्नो लेपर्ड एंड द बैक्टीरियन कैमल इन द गोबी गुरवान सैकथान नेशनल। तो यहाँ देखिए, गुरवान सिकन नेशनल पार्क, तो यहाँ पर आपको गुरवान सिकन नेशनल पार्क देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए, खोंगोरी ने एल्स के जो यहाँ पर ड्यून्स भी देखने को मिलते हैं, सैंड ड्यून्स। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है कि गुरवान सिकन नेशनल पार्क गोबी डेजर्ट में ही है
और गोबी डेजर्ट का लोकेशन नॉर्दर्न चाइना और सदर्न मंगोलिया में है। इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइज। तो देखिए संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, 8 शेड्यूल थे, लेकिन इसको बढ़ाकर 12 अनुसूची कर दिए गए। तो अभी फिलहाल में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं, तो 12 शेड्यूल हैं, यानी कि 12 अनुसूची है, जिसमें 7th शेड्यूल में जो लिस्ट बना दिए गए हैं, जिसमें कि 3 तरह के लिस्ट हैं। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है, जो कि आर्टिकल 245 और 246 में मेंशन है। 245 और 246 आर्टिकल में मेंशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर होना चाहिए, और उसी के रिगार्डिंग एक शेड्यूल भी बनाया गया है कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट रखे गए हैं। स्टेट लिस्ट, जिसमें कि स्टेट पे इस पे कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी कि इस लिस्ट में, यानी कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट रखे जाते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट के पास होता है। और यूनियन लिस्ट में सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास होती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार इस पे कानून बना दे तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, ऑल 1, 2 and 3 मेंशन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं शामिल। तो यूनियन लिस्ट में देखिए अभी आपसे पूछा जाए तो 100 लिस्ट इसमें है। उसके बाद देखिए स्टेट लिस्ट में अभी 61 है, और कंकरेंट लिस्ट में अभी 52 है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछाते हैं, एक एग्जांपल देता हूं कि आपसे पूछा जाए कि एजुकेशन किस लिस्ट में शामिल है। आपसे ऑप्शन दे देगा यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, नन ऑफ द एबव। तो आपसे पूछा जाएगा एजुकेशन के बारे में, तो एक कंकरेंट लिस्ट है, क्योंकि अगर कंकरेंट लिस्ट नहीं होता, स्टेट लिस्ट आप समझ रहे होंगे तो स्टेट लिस्ट नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट है। इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया, यानी कि केंद्र सरकार इस पे कानून बनाया, तो कुछ राज्य इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो इस तरह से इस पे आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन लिस्ट है कंकरेंट। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डज IDBI इन IDBI बैंक स्टैंड फॉर, यानी कि IDBI जो बैंक है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म क्या है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर डी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लोगो देख सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लीजिए। तो देखिए इसका टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। और इसका देखिए एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। और देखिए इसका जो यहाँ पर सब्सिडरी लाइफ सब्सिडरी है किसका, तो LIC का सब्सिडरी है, LIC का सब्सिडरी है IDBI बैंक। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में 1 जुलाई को। फाउंडर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पहले गवर्नमेंट के पास थी, इसको फिर LIC के पास बेच दिया गया है। उसका देखिए हेड क्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। अब देखिए चेयरमैन जो LIC के चेयरमैन MR कुमार हैं वही इसके चेयरमैन हैं, लेकिन इसके राकेश शर्मा MD एंड CEO हैं। तो यहाँ पर CEO और MD पूछा जाए तो राकेश शर्मा है, जबकि चेयरमैन MR कुमार हैं IDBI के। अब देखिए क्वेश्चन है कि होम डिड चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रो टू टेक ओवर द रीन ऑफ द मगध एम्पायर, यानी कि मगध जो साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको उखाड़ फेंका था, तो धनानंद, यानी कि नंद वंश के जो राजा थे धनानंद, उसके इन्होंने हराया था। मगध साम्राज्य पे जो है यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसमें उनका मेन सहयोगी था, यानी कि सहयोग दिए थे चाणक्य, जो कि प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में 322 BC में धनानंद को हराया था और मगध पे अपना मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराया था। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ ICC। तो ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अभी करंट चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बार्कले इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ICC के बारे में जानिए। तो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका फॉर्मेशन 1909 यानी कि 1909 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। तो ध्यान रखिएगा 2005 से दुबई में है, उससे पहले लंदन में था। तो इस तरह से अब देखिए चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। CEO इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के हैं मनु साहनी। तो CEO अभी कौन है, तो मनु साहनी, जो कि इंडिया के ही है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द विप्रो ग्रुप। तो देखिए थोड़ा सा करंट क्वेश्चन इसमें ज़्यादा इंक्लूड किया हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि अभी पूछा जा रहा है कि सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विप्रो ग्रुप के कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थियरी डेलापोर्ट। तो करेक्ट आंसर बी है थियरी डेलापोर्ट। अब ये लोगो देख सकते हैं विप्रो का। अब देखिए विप्रो के बारे में और जानिए। तो देखिए विप्रो का फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। 1945 में फाउंडर थे मोहम्मद प्रेम जी, और हेडक्वार्टर इसका देखिए बंगलोर में है, मुंबई में नहीं है। विप्रो का बंगलोर में क्वार्टर है। और देखिए की पीपल यानी कि चेयरमैन है रिशद प्रेम जी। रिशद प्रेम जी इसके चेयरमैन हैं और थियरी डेलापोर्ट इसके सीईओ हैं। इस तरह से आप लोग, और देखिए ऑनर इसके हैं अजीम प्रेम जी। अब देखिए क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट कोल रिजर्व इंडिया में किस स्टेट का है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है डी झारखंड। तो झारखंड करेक्ट आंसर है कि झारखंड के पास लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया में। अब देखिए यहाँ पर कोल रिजर्व झारखंड के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उड़ीसा के पास है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के पास है। तो इस तरह से आप ऑर्डर भी इसको याद रख सकते हैं। देखिए झारखंड के बारे में जानिए। तो झारखंड को यहाँ मैप में, झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, और इसके कैपिटल रांची है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और गवर्नर जो है द्रौपदी मुर्मू। इस तरह से इसका देखिए मैप देख सकते हैं। तो झारखंड सीमा साझा करती है बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, उड़ीसा के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ, यानी कि 5 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करती है झारखंड। क्वेश्चन है कि हु वॉन द मेंस फाइनल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप। तो यहाँ पुरुष का बताना है कि पुरुषों की अंतिम ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सिंगल का बताना है, तो नोवाक जोकोविच ने इसका खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको और जाना है। तो 18 से 21 फरवरी 2021 के बीच में हुआ था। ये इसका 109वां एडिशन था। और इस तरह से आप लोग, ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। तो हार्ड सरफेस पे ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है और साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं लॉन टेनिस में। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो पहला था, अब बाकी देखते हैं कि हो पाता है या नहीं। तो आपको ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, मेलबर्न पार्क में इसका वेन्यू मेन रहता है। और देखिए मेन सिंगल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, और विमेन सिंगल का खिताब नाओमी ओसाका जो कि जापान के हैं, ये जीता है। तो चलिए नोवाक जोकोविच का आप कंट्री बता दीजिए कि इस जो प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, उनके कौन से कंट्री बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविच, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और देखिए क्वेश्चन है कि विच फिल्म वॉन द 73rd ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, बाफ्टा। तो देखिए बाफ्टा का फुल है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। अभी देखिए 2021 का अवार्ड नहीं दिया गया, आएगा तो आपको बता देंगे कि किस फिल्म को अवार्ड दिया गया है। तो ये 73rd नंबर का बाफ्टा अवार्ड था, जिसमें जो है अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था 1917 को। तो 1917 जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसी के आधार पर एक मूवी बनी है, तो उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है बाफ्टा 73rd नंबर के अवार्ड सेरेमनी में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 फरवरी 2020 को ही अवार्ड सेरेमनी हुआ था रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में। और देखिए बेस्ट फिल्म 1917 को, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म भी 1917 को ही दिया गया। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो फेनिक्स को दिया गया जोकर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस को रेनी जेलवेगर जूडी के लिए दिया गया है। और देखिए मोस्ट अवार्ड 7 अवार्ड मिला है यहाँ पर 1917 जो फिल्म है उसी को ही, 1917 को। और मोस्ट नॉमिनेशन लेकिन जोकर का था 11 नॉमिनेशन। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट पॉइंट। तो देखिए ध्यान रखिएगा, इंडियाज हाईएस्ट पॉइंट, कभी कभी लोग K2 इसका करेक्ट आंसर देते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि K2 जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर K2 है, तो वो डिस्प्यूटेड एरिया में है। तो इसलिए कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कंचनजंगा सिक्किम में है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है कंचनजंगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। अब देखिए इसका 8848.86 इसका ऊंचाई हो चुका है, क्योंकि चीन और नेपाल ने दोनों मिलकर इसका मेजरमेंट किया है, तो 0.86 मीटर बढ़ चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर करंट में आए कि चीन और नेपाल ने एवरेस्ट का नया ऊंचाई मापा है जिसमें कितनी की वृद्धि हुई है, तो 0.86 मीटर की वृद्धि हुई है, तो 8848.86 मीटर हो गया है। देखिए ये आपको नेपाल में देखने को मिलता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद देखिए K2 यहाँ पर आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और
यहाँ पर 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए कंचनजंगा 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद देखिए लोत्से, फिर मकालू, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन रिगार्डिंग पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं कि 12 शेड्यूल भारतीय संविधान में है, जिसमें 11वां शेड्यूल में पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो शुरुआती में था नहीं, इसको बाद में ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1992-1993 में, और 11th शेड्यूल में इसको रखा गया है। अब देखिए पंचायत के साथ म्यूनसिपैलिटीज भी याद रखिएगा, तो उसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए 73rd में पंचायत और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992-1993 में किया गया, जिसके तहत म्यूनसिपैलिटीज को यहाँ पर जोड़ा गया, यानी कि रिगार्डिंग पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज मेंशन इन द 12th शेड्यूल। तो इसको ध्यान रखिएगा, 12th शेड्यूल में इसका मेंशन है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट डज सिडबी स्टैंड फॉर। तो देखिए सिडबी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। अब देखिए सिडबी के बारे में जानिए। तो सिडबी को यहाँ पर स्थापना किया गया था, इनकी फॉर्मेशन किया गया था 2 अप्रैल 1990 को, यानी कि 1990 को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। हेडक्वार्टर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर देखिए एक छोटा सा, मतलब शहर जो मेन सिटी है उसमें नहीं है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, तो इस तरह से लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का। और इसका जो एग्जीक्यूटिव मतलब चेयरमैन है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु इज द फाउंडर ऑफ आईटी जायंट इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के फाउंडर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्फोसिस के फाउंडर है नारायण मूर्ति। तो करेक्ट आंसर बी है, नारायण मूर्ति इज द फाउंडर ऑफ द इन्फोसिस। अब देखिए इन्फोसिस के बारे में आप लोग जानिए। तो इन्फोसिस का फॉर्मेशन किया गया था 1981 में, और इसके फाउंडर सिर्फ नारायण मूर्ति नहीं, बल्कि देखिए नंदन नीलेकनी, नारायण मूर्ति, एस गोपाल कृष्णन, एस टी शिवलाल, के दिनेश, एन एस राघवन, अशोक अरोड़ा, तो इतने थे फाउंडर इसके। हेडक्वार्टर इसका भी देखिए बंगलोर में है, और इसका जो की पीपल यानी कि चेयरमैन है अभी नंदन नीलेकनी, और एमडी और सीईओ वेरी इंपॉर्टेंट सालिल पारिक। तो सालिल पारिक एमडी और सीईओ हैं, और आईटी सर्विस से इसको आप लोग ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सीरीज आपको लिए इंपॉर्टेंट है, और ये चलती रहेगी सीरीज जब तक 1000 क्वेश्चन ना होता है, और जल्दी मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज को कंप्लीट करने की। तो इस वीडियो को लाइक करिए, और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।